दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही जानकारी से भरी हुई ये वीडियो है। शफीक अंसारी साहब जो अभी नवनिर्वाचित एमएलए विधायक बने हैं, उनका छोटा सा इंटरव्यू देखेंगे और इसके बाद में एडिशनल एसपी साहब का वो बयान देखेंगे। एक लड़का और लड़की के 2 शव यहाँ पर एक जंगल में प्राप्त हुए हैं कि क्या था पूरा मामला। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ की वो लाइफ स्टोरी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपने इससे पहले कभी किसी चैनल पर या किसी अखबार में ना पढ़ी होगी ना देखी होगी। और उसके बाद भिंडरावाले से मुलाकात होगी, जो भिंडरावाला जो बहुत 1984 तक बहुत मशहूर रहा। इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन करा के किस तरह से उसको ख़त्म किया था और क्या था पूरा मामला, वो भी देखेंगे। बने रहिए। स्वायटांडा से नवनिर्वाचित विधायक शफीक अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि स्वायटांडा की जनता उन्हें दिल से प्यार करती है, इसलिए बहुत वोटों के अंतराल से वो जीते भी हैं। आइए थोड़ी सी से बात करते हैं। शफीक अंसारी साहब, विधायक बनने के बाद में आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे सीधा यह है कि आपकी जनता इतना प्यार करती है, अब आप विधायक बन गए, जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ गई हैं, चेयरमैनी भी आपके पास में है, मीसा आपकी पत्नी है, ये जिम्मेदारियों के साथ में कैसे इंसाफ होगा? नहीं, देखिए वो तो सब रूटीन के काम है और चेयरमैन हमारी वाइफ बनी है, मेरे हम बने हैं जी। तो क्षेत्र के काम और जो नगर के काम सब पूरी प्राथमिकता से कराएंगे। जो अधूरे काम उनको पूरा कराने का प्रयास करेंगे और कुछ नई योजनाएं हैं वो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसकी जो निश्चित भी धरातल पर दिखाई देगा। स्वायटांडे से हमने देखा है कि अब तक जो है बाहर के लोग जाके मतलब चुने जाते थे। ये मुद्दा आपने बहुत जोर शोर से उठाया था और इस मुद्दे में आप कामयाब भी बनी है। अब क्योंकि आप लोकल हैं वहाँ के, तो लोकल के हिसाब से वरीयता के आधार पर किन समस्याओं पर नहीं है? देखिए, हम चूँकि लोकल के हैं तो हमें पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है और काफ़ी वहाँ पे काम पेंडिंग है, तो सब कामों से पूरी तरीके से हम लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी धरातल पर रोटी के अंदर काम दिखाई देगा। और जहाँ तक लोकल की बात है तो ये बात सही है, 2 बार चलावा छोड़ जब से 1,500 हुआ यहाँ पर आज तक कुछ स्वायटांडे का मेरे नहीं बनाया, सब रामपुर लोग ही बने, क्योंकि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो लोगों को ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं थी। चुनाव जीते मेरा चले गए, कोई नहीं था, आए चले गए, तो इसलिए बहुत ही चुनौती है। चुनौती जिसे स्वीकार करके उसका सामना करेंगे और मैं समझता हूँ हमारी डबल इंजन की सरकार है और काफ़ी जो है विकास कार्य कराए जाएंगे, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। सरकार तो ट्रिपल इंजन की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि आप जैसे कि अभी विधायक चुन लिए गए हैं वहाँ पे और 2024 अब करीब आ रहा है। 2024 में जो कहते हैं कि इस वक्त जो आपकी अलायंस पार्टी भाजपा से है, तो भाजपा को डिफीट देने के लिए कांग्रेस के अपने नए प्रोग्राम्स बन रहे हैं, उनसे निपटने के लिए क्या रणनीति है? देखिए, माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नीति है और जो उनके काम है, उसके बलबूते चुनाव जीतेंगे। लोकसभा का अच्छे वोटर जीतेंगे, क्योंकि अब हमारी विधानसभा में 4 सीटें हो गई हैं और रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतेंगे? हाँ, पक्का जीतेंगे। पूरा हमारा जो भी गठबंधन प्रत्याशी होगा वो जीतेंगे। रामपुर से लोकसभा चुनाव जीतेंगे, शफीक अंसारी साहब का ये पूरा कॉन्फिडेंस है। थाना बिलासपुर क्षेत्र के मनिहार खेड़ा में एक युवक और युवती के शव प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला, एडिशनल एसपी साहब की ज़बानी। ये राजवीर और पिंकी ये मनिहार खेड़ा थाना बिलासपुर के रहने वाले थे। दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों ही बालिग थे। पिंकी पास के गांव में जाकर घरों में काम वगैरह करती थी, 8वीं तक पढ़ी हुई थी। राजवीर बिजली का मिस्त्री था। पिंकी अक्सर ये कहती हुई सुनी गई जहाँ पर काम करती थी कि राजवीर मुझसे शादी करना चाहता है और मैं अपने परिवार की बिना सहमति की शादी नहीं करूँगी, और हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। आज मनिहार खेड़ा के जंगल में ही राजवीर की एक पेड़ पर लाश लटकी हुई मिली, जिसने फांसी लगा ली थी। गांव के लोग उसे उतार कर घर ले आए, तभी पिंकी गायब थी। लोगों ने पिंकी को खोजा तो पिंकी भी जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसी से 20 कदम दूर एक ईख के खेत में डेड बॉडी पिंकी की मिली, जो प्रथम दृष्टया ये लग रही है कि गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। एक सिंदूर की डिब्बी भी वहाँ पास में मिली है, जिससे ये लग ये रहा है कि राजवीर ने आज पिंकी से शादी करने की मांग में सिंदूर भरने की जिद की होगी, लेकिन पिंकी ने विरोध किया होगा और इसलिए इसने राजवीर ने गुस्सा खाकर उसकी हत्या कर दी और पास में पेड़ से लटक कर अपने आप ही आत्महत्या कर ली। दोनों का पंचायत नाम भरकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सबको भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुल जुदा अंदाज, धाकड़ भाषण,
ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। व्यक्तित्व में भौकाल, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर, बदन पर भगवा चोला, कान में कुंडल, एक मठ का महंत, एक सूबे का मुखिया। ये सब ये बताने के लिए काफी है कि उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ बनने से पहले की एक बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें एक गांव है, एक आम परिवार है, एक आम जिंदगी है, जिसकी पहचान है अजय सिंह बिष्ट। कहते हैं रमता योगी बहता पानी, यानी गोरक्षनाथ मठ में योगी और मठ की दहलीज पार करते ही राजयोगी, जो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गोरक्षपीठ के महंत हैं। तो आज बात एक आम इंसान से योगी बने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की, जो अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनकर सबसे बड़े सूबे के सीएम बन गए। ये कहानी शुरू होती है साल 1993 में उत्तराखंड के ऋषिकेश से, क्योंकि इस वक्त यहीं पर एक लड़का जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था, वो ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज में मैथ्स में एमएससी कर रहा था, जो कि बेहद होनहार था। स्कूल के दिनों से ही अजय विद्यार्थी परिषद के वर्कर के रूप में काम करते थे। शायद यही वजह थी कि हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव शुरू से रहा। वो अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। इसी दौरान विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में अजय की मुलाकात तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से हुई, क्योंकि इस कार्यक्रम में जब अजय ने अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने खूब सराहना की। भाषण सुन अवैधनाथ बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, कहां से आए हो? तब उस लड़के ने बताया, उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से। इसके बाद 2-3 बार अजय और महंत अवैधनाथ की मुलाकात हुई। इस बीच उन्होंने अजय से संन्यास धारण करने के बारे में भी पूछ लिया, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन महंत अवैधनाथ को अजय में एक योगी दिख गया था, जो कि गोरक्ष पीठ का भविष्य था। इसीलिए उनके मन में अजय को योगी बनाने का संकल्प था। हालांकि इसी बीच महंत अवैधनाथ बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। ये बात अक्टूबर 1993 की है। महंत अवैधनाथ की तबीयत का हाल जानने अजय सिंह बिष्ट भी दिल्ली पहुंच गए। जहां महंत अवैधनाथ ने अपने सामने खड़े अजय को देखा तो उनकी आंखों में फिर वही सवाल था, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। तब महंत अवैधनाथ ने भावुक होते हुए अजय से कहा था, मैंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया है, किंतु अपना शिष्य नहीं चुन सका हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन ये बातें सुनने के बाद भी अजय सिंह बिष्ट नहीं माने। हालांकि उन्होंने ये जरूर कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं जल्द गोरखपुर आऊंगा। इसके बाद साल 1993 के अंत में अजय गोरखपुर पहुंचे। फिर यहां से उन्हें एक अलग पहचान मिली, क्योंकि वो महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए और दीक्षा ले ली। महंत अवैधनाथ की इच्छा पूर्ण हुई। इसके बाद पूर्ण रूप से 1994 में अजय सिंह बिष्ट सन्यासी बन गए। गुरु ने नया नाम दिया, योगी आदित्यनाथ। इतिहास के पन्नों में तारीख दर्ज हुई 15 फरवरी 1994, दिन मंगलवार। यानी ये वही दिन था जिस दिन 22 साल के अजय सिंह बिष्ट नाम का लड़का योगी आदित्यनाथ बन गया। अजय के योगी आदित्यनाथ बनने का पता जब घर वालों को लगा तो माता पिता गोरखपुर पहुंचे और मठ में अपने अजय को सन्यासी की वेशभूषा में देखकर हैरान रह गए।
किसी तरह योगी ने माता पिता को शांत कराया। उन्होंने अपने गुरु से माता पिता की बात कराई। महंत वैद्यनाथ ने बताया कि उनका बेटा अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुका है। कुछ वक्त माता पिता के विरोध के बाद चीजें अच्छी हो गई। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, ना कभी अपने भौकाली अंदाज से कोई समझौता किया। वो हर दिन के साथ नया इतिहास रचते गए। 1998 में 26 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा और यहाँ पर भी कमाल कर दिया और जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंच गए। यहीं से योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक सफर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसका नाम दिया गया हिंदू युवा वाहिनी। ये वही संगठन रहा जिसने योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले झंडे को बुलंदियों तक पहुंचाया और उनके फायर ब्रांड वाली छवि से पूरे देश को रूबरू करवाया। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए और लगातार 5 बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते रहे और संसद भवन में भी हिंदुत्व का परचम लहराते रहे। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड के रूप में नजर आने लगे हैं, जिसके बाद 2022 की जीत ने उनका कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि एक मचे हुए नेता की तरह योगी अब खुद को विनम्र दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि उनके काम करने का तरीका, बोलने का अंदाज आज भी वैसा ही है जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को निसंदेह बीजेपी में भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है और वक्त आने पर दिल्ली से देश यही सुनना चाह रहा है कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। स्टार की 39वीं बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लोगों ने भिंडरावाले की पोस्टर लेकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से भिंडरावाले का समर्थन किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर कौन है भिंडरावाले और क्यों भिंडरावाले के पोस्टर लेकर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं और इंदिरा गांधी से इसका क्या कनेक्शन है। आजादी के बाद भारत में सबसे दुर्दांत घटनाओं में से एक 1984 में हुए सिख दंगे हैं। जब भी इसकी बात होती है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की चर्चा जरूर होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसी घटना जिसने भारत को तोड़ने का काम किया, जिसने कुछ चीजों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जो आज भी नहीं सुधर पाई। बताया जाता है कि भारतीय सेना को ना चाहते हुए भी इस ऑपरेशन को अंजाम देना ही पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी थी, आखिर क्यों उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी को सेना को कार्रवाई करने का आदेश देना ही पड़ा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना को क्यों और कब प्रवेश करना पड़ा। आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को कब मौत के घाट उतारा गया। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं। सबसे पहला सवाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्यों अंजाम देना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक के शुरुआती सालों में हालात खराब हो रहे थे। 1978 में बैसाखी के दिन सिखों और निरंकारी सिखों में हुए खूनी संघर्ष में 13 निरंकारी मारे गए। 1980 में स्वर्ण मंदिर के अंदर सीढ़ियों के पास डीआईजी एएस अटवाल की भिंडरावाले के समर्थकों ने हत्या कर दी। भिंडरावाले का खौफ ऐसा था कि पुलिस को शव तक पहुंचाने में 2 घंटे लग गए। अक्टूबर 1983 में एक बस में सवार हिंदू समुदाय के 6 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब इन दिनों हालात बेकाबू होते जा रहे थे। हालात बेकाबू होता देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब की अपनी ही दरबारा सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। खुफिया इनपुट ये था कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पंजाब हाथ से निकल सकता है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हरी झंडी दी। ऑपरेशन से पहले 2 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। अब दूसरा सवाल यह है कि आतंकी भिंडरावाले की मौत कब और क्यों की गई। दरअसल भिंडरावाले को एक सिख संगठन दमदमी टकसाल का 1977 में प्रमुख बनाया गया, लेकिन भिंडरावाले की विवादित बोल, उसके भड़काऊ भाषण पंजाब में जहर घोलने लगे
और एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे, लोगों को कट्टर बनाने का काम करने लगे। वही निरंकारी समाज के बाबा गुरबचन सिंह की जब हत्या हुई तो उसमें 20 लोग पकड़े गए। उनका कनेक्शन भिंडरवाले से निकला, जिसके बाद इस बात पर मुहर लग गई कि भिंडरवाले नफरती और कट्टरपंथी लोगों को तैयार कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके के प्रकरण हुए, कितने लोगों की जान चली गई और किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा मिलने लगा। वहीं दिसंबर 1983 में भिंडरवाले स्वर्ण मंदिर के गुरु नानक में रहने लगा। इसके बाद अकाल तख्त के बगल में ही एक बिल्डिंग में वो रहने पहुंच गए। उसमें रहने के साथ साथ उसने अकाल तख्त पर अपना कब्जा भी जमा लिया और फिर वहीं से अपने सारे खेल को अंजाम देने लगा। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी भी उसी के साथ स्वर्ण मंदिर में ही रहने लगे और फिर उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर 5 जून को रात 9:30 बजे हरमंदिर साहिब के अंदर भारतीय सेना को एंट्री की और ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया, जो कि सुबह तक चला। 6 जून 1984 की सुबह 6 बजे से पहले इसे अंजाम दे दिया गया। भिंडरवाले और उसके कमांडर शबेग सिंह को सेना ने मार गिराया और वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप बराड़ ने एक इंटरव्यू भी दिया था और उन्होंने बताया था कि भिंडरवाले को मार गिराए जाने की सुबह हमें खबर मिली, जिसके बाद 6 जून 1984 की सुबह करीब 10 बजे हम लोग स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।